Hello and welcome. I am Arun Kumar from Beautiful Mind Institute, NCERT Psychology. Class 12, topic is personality. I am going to discuss about psychodynamic approach to personality, and we will learn everything. And I assure you that I will clarify your concept. So be with me and try to learn the concept. Okay. Here is the directly without any things. I have made other classes also. You just see different thing, but today, right now, I'm going to discuss about this one, psychodynamic approach. This one, psychodynamic approach to personality. Okay, have a look on that. See, psychodynamic approach. Initially, this was the name, and the name was psychoanalytical approach. And who was the father of this school? This school, Sigmund Freud. Freud was the person. Here, if I do with this person, Sigmund Freud. Let me tell you about that person. He was a physician in Vienna. He was trying to treat with many disorders that were not having some, any physical thing. For example, person having some numbness and having some paralysis kind of symptom, but nervous system and physical things is totally intact. सब कुछ अच्छा है, फिर भी person is paralyzed. So such cases were there, and he was the person who took training with the Bureau in hypnosis. वो hypnotize करता था लोगों को, और उसके बाद वो लोगों को उसके माइंड को समझने की कोशिश करता था. आप सोचोगे कि हिप्नोसिस क्यों करता था? क्योंकि उसके पहले भी ये ट्रेंड था कि कुछ चीज़ों का रूट माइंड में होता है. तो हिप्नोटाइज करने के बाद पर्सन विल बी एबल टू टेल द थिंग्स, क्योंकि उनके जो रेसिस्टेंस है, हम लोग रोकते हैं ना, हमसे सब जो पूछा है सब कुछ थोड़ी बता देते हैं. देन वी हैव रेसिस्टेंस. व्हेन अंडर हिप्नोटिक स्टेट दैट रेसिस्टेंस गोज डाउन एंड यू विल बी एबल टू आस्क द क्वेश्चंस. गेटिंग? जैसे आप बस कह सकते हो ना, जैसे कसाब को किया था, तो वो एक तरीके से एक ड्रग्स डाल दिया जाता है, जिससे कि एक तरीके से ड्रग्स इंड्यूस हिप्नोसिस है. वो वहाँ पे आप उसे पूछा कैसे आए थे कसाब, मैं इस तरीके से आया था, क्योंकि वो उसका जो अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वहाँ पे वो अपने को रोक नहीं पाता. मतलब उसका इस अवस्था में नहीं कि वो अपने रोक ले. हिप्नोसिस वैसा था. लेकिन बहुत जल्दी ही रियलाइज्ड कि ये क्लिनिकल प्रैक्टिस जो हिप्नोसिस है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना हिप्नोसिस, वो लोगों के लिए सप्पिल मतलब इफेक्टिव नहीं है ना. तो उसने अपने एक नया मेथड स्टार्ट किया, जिसको कहा कि आप चुपचाप काउच पर लेट जाओ और जो मन में आता है वो बोलो, है ना. एक कमरे में पेशेंट को लाता था, उधर तुम्हारे माइंड में जो भी चल रहा है उसको बोलते रहो. थिंक अलाउड प्रोटोकॉल, जो बोल रहे हो, जो चल रहा है वो बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ. उसको उसने फ्री एसोसिएशन का नाम दिया. देखो यहाँ पे है टर्म, ये फ्री एसोसिएशन. तो आप समझ रहे हो ना कि हिप्नोसिस से चलकर वो फ्री एसोसिएशन तक आया. मेथड है इसका. मतलब करना क्या जा रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू इंटर पेशेंट्स माइंड, क्योंकि उसका विश्वास था कि अगर किसी प्रॉब्लम का, जैसे कोई आदमी बार बार हाथ धो रहा हो, तो आप पूछोगे क्यों हाथ धो रहे हो, उसको खुद नहीं पता कि मैं बार बार हाथ क्यों धो रहा हूँ. तो अगर कोई कारण, कॉन्शियस कारण नहीं होगा, तो कुछ मन के अंदर कोई कारण होगा जिसके बारे में खुद उस पर्सन को भी पता नहीं है. एंड देन ही कंसेप्चुअलाइज्ड अ लेयर ऑफ माइंड. मतलब ये माइंड है जैसे, है ना. आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ लिख के कि जैसे कि ये माइंड है ना, हमारा माइंड. तो माइंड में ये सोचिए कि ये वाला भाग तो कॉन्शियस हो गया, तो इसमें तो कुछ आपको दिख नहीं रहा. इसको आप कॉन्शियस माइंड है ना. मतलब इसके नीचे भी कुछ होगा या नहीं, इसके नीचे
वो इसी माइंड के लेयर को समझने की कोशिश कर रहा है ना, ऐसे इस मेथड से। कौन से मेथड से? फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन याद रखना है ना, इसका मेथड सिमोन फ्राइड का। और ये किससे चल कर आया था? पहले ये हिप्नोसिस यूज करता था। तो पहले हिप्नोसिस, फिर फ्री एसोसिएशन। क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं ना, कुछ भी कोई बोले तो बोले हिप्नोसिस का ही एक ऑल्टरनेटिव उसने ढूंढा अपना, और पर्पस था कि इस माइंड को एक्सप्लोर करना है। ये कॉन्शियस माइंड है जिसको पेशेंट का पता होता है, उसके नीचे जो है माइंड को के बारे में पेशेंट को पता नहीं होता। चलते हैं, देखो यहाँ पे अब ये जो है उसने बहुत सारे मेथड्स यूज किए फ्री एसोसिएशन। एक उसका मेथड था, देखो ये जो है ना ड्रीम एनालिसिस, ये देखो मेथड इन विच पर्सन इज आस्क्ड टू ओपनली, ये तो हो गया। एंड दूसरा जो मेथड यूज किया उसने वो था ये ड्रीम एनालिसिस, ये जो दिख रहा है, और एनालिसिस ऑफ एरर। ये माइंड के की जैसे कि आई वांट अ पिल फ्रॉम यू, तो आई वांट टू किल यू, तो बोलते ये जो स्लिप ऑफ द टंग है ना, एरर, वो एक्चुअली वो स्लिप कर गया है, अंदर में तुम्हारा मोटिव वही है जो जैसे हस्बैंड वाइफ से कह रहा है इस चीज के बारे में। तो बोला पिल की जगह किल बोल रहे हो या लिख रहे हो कहीं, वो गलती, एरर कहीं ना कहीं तुम्हारे इंटरनल मोटिव्स को दिखा रहा है। उसी तरह सपने, सपने के बारे में उसने कहा, जब हम आगे डिस्कस करेंगे, कि सपने बेमतलब के नहीं आते। He said that dreams are royal roads to unconscious। एक अनकॉन्शियस माइंड की तरफ रॉयल रोड है, और उसमें जो चीजें चलती है ना, वो चीजें हैं जिसको आप कॉन्शियसली अलाउ नहीं करते हो। तो आप समझ लेते हो कि वो कह रहा है ड्रीम का भी एक पर्पस है। ड्रीम में जो चीजें आती है जो कॉन्शियसली, जैसे आप किसी के बारे में एक खास तरह का ख्याल आता है ना, रोमांटिक ख्याल आता है, बट आप उसको अलाउ नहीं करते माइंड में, नहीं ये रिलेशन मुझे ऐसा नहीं, वो लड़की या लड़का बहुत अच्छा है, तो आपके मन में वो चीज आया, एंड नाउ यू से नो नो इट इज टैबू थिंग्स, वो मेरे रिलेशन में ये लगता है, वो लगता है, दिस लगता है, वो नहीं कर रहा। लेकिन माइंड को, आप जो वाइल्ड माइंड है वो नहीं समझता है ना इस चीज को, तो वो हो सकता है ड्रीम में ले आया उसको। एंड जब जो आपको ड्रीम में आता है तो पार्शियल ग्रेटिफिकेशन तो हो ही जाता है, आपको अच्छा लगेगा वो भी। तो ही अटेम्प्टेड टू एनालाइज व्हाट ड्रीम एरर, जो आप लिखते बोलते समय होता है, या और फ्री एसोसिएशन मेथड का यूज किया। ये सब सारे मेथड्स को यूज करके उसने अनकॉन्शियस माइंड को समझना चाहा कि व्हाट इज देयर इन अनकॉन्शियस माइंड। और पता चला उसको क्या, 3 लेयर के माइंड उसको पता चला उसको। ये जो माइंड है ना, उसने बाद में फाइनली कहा कि 3 लेयर होगा ऐसे। एक तो कॉन्शियस माइंड है, इसका एक प्री कॉन्शियस है, और रिमेनिंग जो बड़ा पार्ट है जो कि बहुत है, वो जो है ये सब, ये जो है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस 3 लेयर का माइंड हुआ। देखो कॉन्शियस माइंड वेयर थिंग्स आर देयर, जैसे मैं, आप अभी क्या कर रहे हो तो आपके दिमाग में है, जो भी है कॉन्शियस, यू आर अवेयर ऑफ, देन इज प्री कॉन्शियस माइंड। what does it mean? Here information are there, if you try to get access you can have access. For example, what did you eat in the breakfast today? याद आया? देखो याद आया कि नहीं? तुम्हें मोमोज पसंद है, याद आया? देखो आ जाता है, तुरंत आ जाता है। तो प्री कॉन्शियस में अभी नहीं है, बट इफ यू ट्राई टू गेट एक्सेस टू यू कैन, बट हियर इज द बाउंड्री। ये जो इस लेयर के बाद ये वाला जो माइंड, beneath this one is whole unconscious mind, and इस unconscious mind का में चीजें है क्या है, वो सब डिजायर्स, वो सब टैबूड थिंग्स, वो इंस्टिंक्ट्स वगैरह, जिसको हम सोशली बहुत सारी चीजें जो बायोलॉजिकल है, सब कुछ इंस्टिंक्चुअल है, जैसे आपका ड्राइव, सेक्सुअल ड्राइव, अग्रेशन, ये सब सारी चीजें यही रहता है।
बोला इसको अलाउ नहीं करते, वहीं रहता है, अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, हम कॉन्शियसली लाने नहीं देते ज्यादा। लेकिन ये तो 3 लेयर का माइंड, देखो माइंड का, अगर आप ऐसे समझो कि ये बिल्डिंग है, ऐसे आप समझ लेते हो, क्लियर क्लियर कर दो। हाँ, अगर आप एक बिल्डिंग है तो एक छोटा भाग जो है वो आपने ऐसे बनाया है, फिर एक ऐसे बनाया है, ऐसे बिल्डिंग बिल्डिंग बना दिया है आपने, है ना। लेकिन एक बड़ा सा एरिया को बनाया है आपने क्या, बेसमेंट। ये बेसमेंट एरिया है। कैसा रहता है बेसमेंट एरिया, छुपा हुआ, डार्क। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर अगर सिगमंड फ्राइड को अपना एक कोई अपना एरिया बनाता ऐसा बिल्डिंग, तो कोई आदमी जाता कहता बेसमेंट किधर है, तो वो कहता पीछे के रास्ते से जाओ नीचे की तरफ, मतलब वो छुपा एरिया है जिसको आप दिखाना नहीं चाहते। और उस बेसमेंट में ही बहुत सारे जितने भी उल्टे पुल्टी चीजें हैं सब आपने दबा के रखे हैं। अब ये बताओ अच्छी चीजों से किसको प्रॉब्लम होगा माइंड में, नहीं ना। होगा तो वही चीज जिसको आप गिल्ट है, जैसे आपस में कंफ्लिक्ट है, जैसे ये ये लड़की तो मेरे रिलेटिव में लगती है, मुझे ये कजिन लगती है, फला लगती है, इसके साथ मेरे सेक्सुअल थॉट्स नहीं आने चाहिए, ये हो गया, ये आपका नॉर्म्स है, सोशल नॉर्म्स है। लेकिन बायोलॉजिकली वो आ रहा है, अब आप क्या करोगे, आप उसको दबा दोगे, उसको रिप्रेस, सभी रिप्रेस डिजायर यहाँ पे होगा, सेक्सुअल डिजायर यहाँ पर, अगर इसका नाक तोड़ दें किसी के आदमी के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वो आपको डांट रहा है, लेकिन आपका भाई है, दबा के दोगे, नहीं मुझे भाई के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपने पापा के बारे में ऐसा नहीं सोचना, सभी चीजें जो शुड भी है वो तो रहता है ऊपर, लेकिन आप जो पसंद नहीं करते या जो आपके खिलाफ है वो आप इसको दबा दो। 3 एरिया हो गया ना। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछे कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जो है उसमें लेयरिंग क्या है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, आप समझ रहे होंगे ये जो चीजें हैं। देखो लेवल, 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर कहे कि आप मोटे तौर पे लेवल ही माने तो 3 लेवल, सबसे ऊपर टिप ऑफ द आइसबर्ग के जैसा कि एक छोटा सा भाग कॉन्शियस, बाकी तो प्री कॉन्शियस है, और बहुत बड़ा भाग अनकॉन्शियस है। देखो यहाँ ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अब आप इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें वही मैं बता रहा हूँ जो दिया हुआ है यहाँ पे। देखो अब ये कौन सी चीजों में क्या रहता है, ये अकॉर्डिंग टू फ्राइड द अनकॉन्शियस इज द रिजर्वर ऑफ इंस्टिंक्टिव एंड एनिमल ड्राइव। तो मैं कहना अनकॉन्शियस माइंड पे ही जाना चाहता था वो, ये जो सारे फ्री एसोसिएशन, ये जो ड्रीम एनालिसिस, जो एरर, कहाँ क्लियर, कहाँ एक्सेस चाहता था वो, बेसमेंट में जाना चाहता, यानी अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड में होता क्या है, देखो अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें होती है जिसको हम अनडिजायरेबल मानते हैं, है ना, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। अनकॉन्शियस माइंड, देखो मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, unconscious is the reservoir of instinctive and animal drive, and it also store all the ideas and wishes that are concealed from the conscious awareness। दिख रहा है, perhaps they lead to psychological conflict, most of these arise from sexual desires, देख लो, which cannot be expressed openly and therefore are repressed। देखो मैंने कहा था ना repressed हो जाता, people constantly struggle to find either some socially acceptable ways to express unconscious impulses or to keep those impulses away from being expressed। क्यों ऐसा करते हैं, इसलिए करते हैं ना कि अगर आपको ये कहो कि मेरा ऐसा सोच रहा हूँ तो आपको गिल्ट फीलिंग होगा, अरे मैं खराब इंसान हूँ, समथिंग लाइक दैट, तो आप उसको पसंद नहीं करोगे कि मैं अपने को क्रिटिसाइज करूँ। अब क्या है यहाँ पे, जब आप ये कई बार ऐसा होता है कि ये कन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि मतलब आप दबाना चाहते हो लेकिन दब ही नहीं रहा है, बार बार माइंड में आ रहा है, तो माइंड में आ रहा है एक ही बात, खराब खराब चीज, मैंने उसके बारे में सेक्सुअल चीजें सोच लिया सोच लिया सोच लिया। ये कहता है, देखो सिगमंड फ्राइड जो वियना में, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल था, वहां पे इसका जो वियना स्कूल कहते थे इसको, तो ये जो है ना कहा था कि देखिए रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज सेक्सुअलिटी। हाँ, इसी में कहीं गड़बड़ी है, जो जहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट है वही इस तरह की चीजों में प्रॉब्लम लाता है कि आप हाथ धो रहे, ये करे वो करे, उसको लगता था सब कुछ यही है कि आपका वो सेक्सुअल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है, वो
कन्फ्लिक्टेड है माइंड में, तो किसी चीज से ध्यान हटाने के लिए आप दूसरा काम कर रहे हो, इसलिए। तो इसको ठीक करने के लिए उसने कहा कि एक ही उपाय है कि उसको समझा जाए, कन्फ्लिक्ट को समझा जाए। ये देखो, एंड ही यूज्ड द फ्रॉइड डेवलप अ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड साइको एनालिसिस। मैंने कहा था ना कि शुरुआत में इसका नाम जो है साइको एनालिसिस था, बाद में साइको डायनेमिक अप्रोच हुआ। उस अप्रोच को साइको एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। वहां पे एनालाइज कर, साइको एनालिसिस नाम क्लियर है कि आपके वो अनकॉन्शियस मटेरियल को एनालाइज करता है साइकोलॉजिकल थ्योरी के आधार पर, और वो थ्योरी इसने खुद दिया। और वो क्या था, देखो जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, जो इधर है। देखो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा तो आप बोर हो जाओगे, तो आप इधर देखो। इसको करते हैं क्लीन। पहले आप समझ लिए 3 लेयर कौन, सबसे ऊपर जो जानकारी में है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, क्लियर है। जिससे भी जो भी सवाल पूछना पूछो। अब इसमें होता है कि थ्री थ्री ये कहते हैं ये माइंड लेयर्ड है, ऐसा नहीं है, लेयर्ड है। उसमें एक मन है या 3 मन है, देखो तो कहेंगे टेक्निकली 3 मन है, मन के अंदर भी मन है। और अगर आप कहोगे लेवल ऐसे कह ले कि 3 माइंड्स कर लेते हैं तो चलेगा। ब्रेन मत बोलना, ब्रेन फिजिकल टर्म है, माइंड जो है साइकोलॉजिकल टर्म, फंक्शनल है, तो माइंड जैसा वर्ड यूज हो रहा है ना। या 3 लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस समझे 3 लेवल पे, एक वाला पहला वाला लेवल, फिर इसके नीचे वाला लेवल, और फिर इसके लेवल। ये कॉन्शियस, ये प्री कॉन्शियस, बार बार कह रहा हूं, ये अनकॉन्शियस। 3 लेवल हुआ ना, ये पहला लेवल, दूसरा, इसलिए 3 लेवल है ना। बेसमेंट कौन है, ये वाला। सबसे रूट कॉज प्रॉब्लम का कहाँ रहता है, ये वाला। सबसे बड़ा कौन है, ये वाला। टिप ऑफ द आइसबर्ग कौन है, ऊपर वाला। ये समझिए, मतलब छोटा भाग है ये, इसलिए इसको ऐसा बोला। ये तो माइंड होगा, लेकिन रहता क्या उसमें। बोला 3 मन, 3 लेयर है, 3 तरह के फोर्सेस है। बोले क्या, बताओ। मैं बताता हूँ। देखिए, एक जो है, अगर आप ऐसे कर लो कि इसको हटाओ, एक फोर्स है मन के अंदर जो जन्मजात है, उसको उसने कहा द इड। ये इड क्या है, पहले बोला सेक्सुअल वर्ड यूज किया, तो वियना में उस समय विक्टोरियन एरा था, हर बात में तुम सेक्सुअलिटी को क्यों लाते, यू आर वेरी डर्टी पर्सन। बट फ्रॉइड वाज ओरिजिनल काइंड ऑफ थिंग। बोला कि अरे वो उस सेंस में नहीं है जो आप समझते हो। ऑल प्लेजर, जो प्लेजर सीकिंग टेंडेंसीज है माइंड की, जैसे खाते हो क्या फिर होता, मोमोज खाओ, मैंने कहा था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो खा के आंख बंद करके देखो उसके चेहरे में कैसा। तो जो भी प्लेजर सीकिंग है ना, वो सेक्सुअलिटी के कंटेंट में आ गया, उसका लेवल कुछ भी हो। तो बोला कि ये ईड एक ऐसा फोर्स है जो इंस्टिंक्चुअल है। कैसा है इसका नेचर, इंस्टिंक्चुअल, इंस्टिंक्ट गाइडेड, मतलब ये बाय बर्थ आता है। इंस्टिंक्ट क्या होता है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, बाय बर्थ आता है, इनेट आता है, मतलब बाय बर्थ है ये इंस्टिंक्चुअल है, और ये प्लेजर प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। प्लेजर, प्लेजर सीकिंग, प्लेजर प्रिंसिपल। इसका मतलब ये होता है कि हमको प्लेजर प्लेजर चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और ये रहता कहाँ है, मन के अंदर। बोला रहता, देखिए मन जैसे पैदा हुए तो उस समय अनकॉन्शियस कॉन्शियस थोड़ी होता है, वो मैं सिखाता हूँ कैसे होता है, लेकिन ये माइंड के अंदर होता है। लेकिन देखोगे कि लार्जली ये होता तो तीनों लेवल पे है, लेकिन सबसे बड़ा लेवल पे, जैसे अगर आप ये 3 लेयर मानते हैं ना, तो ये तीनों लेयर पे है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ है, क्योंकि पहले से भी है और कुछ आपने रिप्रेस्ड कर दिया, सप्रेस कर दिया। तो रिप्रेस्ड डिजायर भी, रिप्रेस्ड डिजायर भी तो यही आ जाता है ना। तो सब ये, तो ये कहाँ रहता है, लगभग इसका स्टोर हाउस है। ऑल 3 लेवल, वो जो कौन सा लेवल समझ रहे हो ना, ऑल 3 लेवल्स, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, बट लार्जली अनकॉन्शियस।
ध्यान रखना, आप कोई भी क्वेश्चन करो, एक एक क्वेश्चन होगा 100%, गलत हो ही नहीं सकता, 100% आई लाना है ना, इसलिए एक एक चीज को समझ लेते। ठीक, अब आप ये देखो कि जो ये जो ईड है, इसने हमने कहा कि एक फोर्स है जमा ऑपरेट हो गया, तो ये यहाँ से कनेक्ट करते चलते, कहीं आपको लगे कि मैं कहीं दूसरे रास्ते में देखो, है ना प्लेजर प्रिंसिपल यहाँ पे, प्रिमिटिव है, सेक्सुअल डिजायर से अग्रेसिव इंपल्सेस हैं, सब ये देखो ईड है, ये यहाँ पे लार्जली अनकॉन्शियस माइंड में है ना, अनकॉन्शियस माइंड में देखो ये है, ये देखो इसके, ये लार्जली अनकॉन्शियस माइंड में होता है। और ये प्लेजर प्रिंसिपल मतलब इसको केवल सुख चाहिए, इट ट्राई टू अचीव प्लेजर एंड अवॉइड पेन, इसी लेवल पे ये काम करता है। इसके बारे में समझ गए ना, इसके नेचर के बारे में, जो यहाँ दिया हुआ मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब देखो दूसरा फोर्स के बारे में मैं बताता हूँ, इसको हटाओ, क्लीन कर देते हैं। दूसरा जो फोर्स है वो है द ईगो, ईगो ये दूसरा फोर्स है। ये क्या है, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, तो जैसे आप एक छोटा बच्चा है, वो रोना शुरू कर देगा, भूख लगेगी तो तुरंत मदर उसको फीड करेगी, ब्रेस्ट फीडिंग करेगी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो तुरंत नहीं होता, वो कभी किचन में, कभी कुछ और कर रही है, तो एक होता है कि मिलेगा आपको वो चीज, में देर में भी सम डिले। तो जैसे कि ईड वांट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ द नीड, मुझे गिव मी नाउ, गिव मी नाउ, नाउ इंस्टेंटली, बोल अभी दो बस, ये डिले करता है। तो ईगो जो है रियलिटी को देखता है कि नहीं, कोई चीज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है डिले हो, कुछ चीजें हो सकता है नहीं मिले। तो ईगो ऐसा डेवलप होता है, जैसे ईड जो है ना, ईड का ये तो एक तरीके से बहुत बड़ा कहते हैं वाइल्ड जो है, ये एकदम वाइल्ड है। तो इसको थोड़ा दुनियादारी सिखाने के लिए, कि इस पे कंट्रोल रखने के लिए आता है द ईगो। ये क्या करता है ईगो, कहते हैं कि ईगो का अपना इंडिपेंडेंट वजूद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस इट हैज इमर्ज्ड टू सर्व द इट इन अ रियलिस्टिक वे। तो आपको अगर देखेंगे तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पे, रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। प्रिंसिपल इसका क्या है, उसका क्या था, प्लेजर प्रिंसिपल, इसका क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल। जैसे आपको भूख लगी है तो वेट, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो हो जाओ, रो, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये सिखाता है कि रियलिटी पर वर्क कर, दुनिया इंस्टिंक्ट पर केवल नहीं चलेगी, दुनिया ने कुछ बनाया है नियम, उसके अनुसार चलेगी। तो आपको दूसरे का भी ख्याल रखना पड़ेगा, मम्मी किचन में इसलिए अभी नहीं आ रही, तो धीरे धीरे आप टॉलरेट करना सीखते हो। किसने, ईगो ने कहा रुको रुको, मिलेगा भाई, रुक जाओ थोड़ा सा, यही है। अब जैसे किसी को लगे कि गुस्सा है आपको, एग्रेसिव इंस्टिंक्ट, तो आप चाहो किसी को नाक तोड़ दे, बोले नो नो, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो ये आपको सिखाता है कि सॉरी, रियलिटी पे कैसे सॉरी सॉरी जुकाम है, कैसे ऑपरेट करता है ये। और इसको देखोगे, ये वाला जो पोर्शन है, देखो आप यहाँ पे, ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ईगो वाला पार्ट है, ये थोड़ा अनकॉन्शियस माइंड में भी है, प्री कॉन्शियस माइंड में भी है, और कॉन्शियस में तो है ही है, तीनों भाग में ये देखो रहता है। क्योंकि ये थोड़ा नीचे भी कंट्रोल कर लेता, नहीं करेगा तो वो आ ही गया बाहर, तो फिर फायदा क्या है। तो कोई भी चीज डिजायर पैदा हुआ, डिजायर का सारा रूट जो है ईड है, एक डिजायर पैदा हुआ तो ईगो उसको रेगुलेट कर लेता है ना। तो ये आप समझ लो ना कि एक मास्टर होता है, तो ये रियलिटी प्रिंसिपल वर्क करता है, और एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर मतलब ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कब इसको ये करना, और इसका इट हैज राइज टू सर्व ईगो, ईगो के ठीक से रियलिस्टिक तरीके से वर्क करे, इसलिए ये पैदा होता है। आप समझ रहे हो ना इसका, और ये वाइल्ड नहीं होता है, ये जो रियलिटी पे वर्क करता है। तो ये दूसरा फोर्सेस हो गया। और तीसरा जो फोर्स है, जिसको मैं आपको और इधर करके दिखाता हूँ,
देखो यहाँ दे देता हूँ, वो होता है द सुपर ईगो। सुपर ईगो एक बच्चा जो 4-5 साल का होने लगता है उस दौरान ये डेवलप होना शुरू होता है, जिसको आप कहते हैं कि जो हमारा जो वैल्यूज है, मोरालिटी है, वो यहाँ पे डेवलप होता है। तो क्या होता है सुपर ईगो मतलब, इसमें ये आपका जो जैसे कहते हैं ना कि एक भाग हो गया इसका, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसको होता है कॉन्साइंस, है ना, हमारा कॉन्सेंस अंतरात्मा वो यही है, और प्लस ईगो आइडियल। ईगो आइडियल्स मतलब आपके वैल्यूज का, आइडियल का मतलब क्या है, वैल्यूज है, सब इसमें अंदर होता है। कुल मिलाकर ये कॉन्सेंस किस चीज हो, मोरल प्रिंसिपल पे चलता है। तो ये इसका अगर पूछेगा कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मोरल प्रिंसिपल, मोरल प्रिंसिपल, ये ईगो रियलिटी प्रिंसिपल, ये प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक, अब थोड़ा इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, क्लीन कर देते हैं। आपने देखा पहले ईड, फिर ईगो, और फिर सुपर ईगो। सुपर ईगो, इसका नेचर और इसका नेचर जस्ट अपोजिट है। देखो ये प्लेजर पे और ये मोरल पे। तो आप थोड़ी देर के लिए किसी को देखा, आपने कहा कि आपके मन में डिजायर पैदा हुआ सेक्सुअल वैसा, तो वो कहेगा तुरंत ही कहेगा वाह क्या खराब इंसान हो तुम, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है ये, एकदम मोरल तरीके से आपको क्रिटिसाइज करेगा। तो ये दुनियादारी आपने जो सीखा है, जो इंटरनलाइजेशन किया वैल्यूज सोसाइटी से, मोरालिटी, वो हमेशा इसको रोकेगा, दबाएगा दबाएगा, ये हो जाएगा फ्रस्ट्रेटेड, वो कहेगा क्या मैं हर समय क्यों चुपचाप बैठा रहूं। तो ये हो गया वेट 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 वेट, तुम दोनों लड़ो मत, क्योंकि ये क्या है, एग्जीक्यूटर है ना। तो बोले कि ठीक है कोई भी चीज है, तुम जैसे किसी चीज का, किसी को रेप थोड़ी कर दोगे, नहीं करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह की चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए प्यार करते हैं, शादी करते हैं, तो एक तरीका होता है। तो उसको वही तरीके से, उसी तरीके से वही आप जो है, आपके आप जो भी बिहेवियर करते हो उसका एक तरीका होता है ना। जैसे कोई बहुत अच्छा लगता है आपको, तो उससे आप कह सकते हो ना, तो आप उसको एक तरीके से प्रपोज कर सकते हो, मान लीजिए आप, इसका जबरदस्ती झपट्टा थोड़ी मारोगे आप उसको। तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पे सिखाता है। क्योंकि ये दोनों हमेशा कन्फ्लिक्टेड रहता है, तो ईगो इसको मैनेज करता है। और इन दोनों के मैनेजमेंट में एक चीज और होता है, देखो ना, ये सब इंटरनल फोर्सेस है कि नहीं। ईगो भी मन के अंदर, ये ईगो, इसको स्ट्रक्चर को जरा देख लो आप, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सुपर ईगो है, देखो ये अनकॉन्शियस माइंड में भी है, थोड़ा प्री कॉन्शियस में भी है, और थोड़ा कहाँ है, कॉन्शियस माइंड में, तीनों है। ईगो भी तीनों लेयर में, लेकिन ईड लार्जली जो है, कई बुक में ना ईड को भी थोड़ा दिखाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो आप इसी को मानो कि ईड जो है लगभग लगभग अनकॉन्शियस माइंड में है पूरा, और ये सारी एनर्जी ईगो को देता है, और ये यही सब मैनेज करता है। आप पूछोगे ये क्या है, ये तामझाम, तो मैं उसको समझा देता हूँ। ये देखो ईगो को तीन चीजों से लड़ना होता है, एक तो इससे, एक इससे, और एक एक्सटर्नल रियलिटी से। तीन चीजों से लड़ना होता है, देखो अब क्या कर रहे हो आप, समझो, जैसे आपको ऐसे समझो, आप रास्ते में आ रहे हो कि मुझे एग्जाम में 100% लाना है, ये चल रहे हो आप, ठीक है भाई, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रास्ते में आपका फेवरेट मूवी, एक पिक्चर हॉल आया, वो देखा, अरे तो बहुत अच्छा मूवी लगा हुआ है, और काउंटर भी खुला हुआ है, टिकट भी अवेलेबल है, और आपके पास कुछ कूपन वगैरह भी है,
ये कहेगा चलो ना देख लेंगे, पढ़ाई तो डेली होता है, ये कौन सा डेली रहेगा, आ जाओ ये देखो ईट गए। जैसे ये आप इसके सुपर ईगो कर, हाँ ये क्या इंसान है, केवल प्लेजर के बारे में बात कर रही है वो है। और ये तो हमेशा हेडोनिज्म में रहता है, ये तुरंत क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा, आप अंदर से कन्फ्लिक्टेड हो जाओगे, क्या करें क्या करें। और साथ में अब ये एक्सटर्नल रियलिटी की सचमुच में एग्जाम है, सपोज कि आपका 1 महीना 1.5 महीना बाद एग्जाम। अब ईगो को 3 चीजों को मैनेज करना है, इसको भी, ईड तो हमेशा एक फोर्स, वाइल्ड फोर्स है ना, और सुपर ईगो मोरल फोर्स है। इनको, और रियलिटी में एग्जाम भी तो है, रियल में एग्जाम, तो तीनों फोर्स को मैनेज करता है। मतलब एक वाइल्डनेस को भी मैनेज करना है, मोरालिटी को भी मैनेज करना है, और जो रियलिटी है बाहर का उसको भी देखते हुए चलना है। तब चलते हुए ऐसा रखना है जिससे कि इसका भी नीड पूरा हो जाए, इसका भी पूरा हो जाए, और ये भी आप सेटिस्फाई रखें कि जैसे एग्जाम है तो तैयारी भी हो जाए, और सही आपको जरूरत पड़े तो मुझे देख भी लो किसी तरीके से, और आपका इसको भी हर्ट नहीं हो कि नहीं आप गलत तरीके से ये कर लिया, या पैसे चुरा के कर लिया, या एक मतलब मोरली प्रिंसिपल को वायलेट करके आपने कर लिया है। तो ये ईगो सर्व 3 मास्टर्स, कहते हैं ईगो सर्व 3 मास्टर। कौन सा? ईड, सुपर ईगो, एक्सटर्नल रियलिटी। अगर आएगा ना कितने मास्टर, 3 मास्टर को सर्व कर रहा है। और ईगो को इसलिए एग्जीक्यूटर ऑफ पर्सनालिटी, कोई पूछेगा कि ईगो का प्रिंसिपल क्या, और रैशनैलिटी, ये रीजन पे वर्क कर रहा है। रियलिटी क्या, यानी रीजन, रीजनिंग यही करेगा क्यों। हमेशा क्वेश्चन पूछे क्या करें कैसे करें, तो ईगो का ये स्ट्रक्चर है पूरा, समझ में आ गया। ईड जो है वाइल्ड फोर्सेस है, मोरल फोर्सेस, बार बार रिपीट क्यों करूं, आप देख लेते हैं इसमें। अब आपको जो भी समझना है यहाँ से समझो, देखो आपको बिल्कुल लगेगा कि आसान है। प्लेजर प्रिंसिपल वाला समझ में आ गया। अच्छा ध्यान रखो, एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ। जब मैं कहता हूँ वाइल्ड, वाइल्ड ये है, तो इसमें 2 तरह के फोर्सेस है, 2 तरह के इंस्टिंक्ट होते हैं। इसने कहा कि जो हमारा जो है एक लाइफ इंस्टिंक्ट होता है, लाइफ या लव कह सकते हो, और दूसरा डेथ इंस्टिंक्ट होता है। ने हमारे 2 तरह के प्राइमरी इंस्टिंक्ट होते हैं, एक लाइफ टू लव एंड टू किल, वही वाला। तो इसको लव इंस्टिंक्ट कहते हैं, इसको डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं, इसको इरोस कहते हैं टेक्निकली, और इसको थेनाटॉस कहते हैं। मतलब हम जो है या तो बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, या इसको डिस्ट्रॉय करना। कभी देखा होगा कि लोग प्यार करते हैं, कस्में खाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, और उसी से ब्रेकअप होने के बाद एसिड अटैक कर देते हैं। ये क्या है? या प्यार करने वाले हैं और उसी को टुकड़े में काट के क्या कर दिया है, देखो। तो वही कहा कि ये 2 तरह के इंस्टिंक्ट का इंटरेक्शन है पूरा। और ये जो एनर्जी है, वाइल्डनेस की जो एनर्जी है, उसको उसने कहा लिबिडो। लिबिडो एनर्जी है, पूरी एनर्जी जो हमको चलाता है वो लिबिडो एनर्जी है। उसका 2 रूप है, एक ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले वो कहता था एक रूप है, लेकिन वर्ल्ड में देखा कि अरे इतने डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसने कहा कि नहीं, इंसान के अंदर बुनियादी रूप से बाई नेचर भी हम अग्रेसिव होते हैं। तो 2 तरह के इंस्टिंक्ट हैं। ऐसे समझो कि हाँ, मन के अंदर 2 तरह के फोर्सेज हैं, प्रवृत्तियां हैं। इंस्टिंक्ट मतलब प्रवृत्ति। एक जो है लाइफ जो क्रिएट करता है, प्यार करता है, सजाता है, और दूसरा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाला, तोड़ता है, ध्वंस करता है, विध्वंस करता है। ठीक, इन दोनों के इंटरैक्शन का ही आउटकम है बिहेवियर। हम देखेंगे ये किस में किया जाता है, और इन दोनों का ये कनेक्शन है इससे, ईड से, ये वाइल्डनेस का कनेक्शन। अब समझ में आ गया ना? ठीक है, आते हैं वापस इसमें। तो इधर चलते हैं। आपने ये सब देखा होगा कि रियलिटी प्रिंसिपल पे कैसे कैसे वर्क करता है, आप इसको एक लाइन बाई लाइन पढ़ लेना। अब हम चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट को लेंगे जिसको कहते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब पूछोगे ये क्या होता है, अभी मैं बता देता हूँ। ये ईगो जो है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? ईगो कब कैसे होता है? जब आप धीरे 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 कोशिश करते हो, मैनेज करना कोशिश करते हो, होता जाए। सपोज कि आपका ईगो का डेवलपमेंट जैसे बचपन से ही आप को थोड़ा सा मौका दिया जाए फ्रीडम का, कोई रिस्पेक्ट दिया जाए, ये सब होने से ईगो डेवलप होता है, ऑटोनॉमी आता है।
और धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। व्हाट वुड हैपन इफ इट इज टू वीक? कभी कभी तो सबके साथ वीकनेस आ सकता है, लेकिन अगर ये वीक है तो क्या होगा? ये किसी ऑर्गेनाइज का मैनेजर वीक हो, घर का मुखिया वीक हो, तो क्या होगा? लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपस में, समझे? देखोगे तो ईगो का वीक होना कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसने कहा कि भाई जब ईगो वीक होता है ना, तो एक वो यूज करता है ईगो अपना डिफेंस का, डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कि ईगो चाहता है अपने ये मैनेज तो करना चाहता है, लेकिन मैनेज नहीं होता, तो इसको होता है एंग्जाइटी। होगा एंग्जाइटी कैसे हो भाई? अरे मैं कर ही नहीं पाया, गलती से वो मूवी देखने चले गए सब कुछ छोड़ के, तो फिर बाद में आपको क्रिटिसाइज करेगा ना ये कि क्या इंसान, एग्जाम है तुम मूवी देखने चले गए, कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, कुछ कंट्रोल है कि नहीं, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट बचा है कि ऐसे किए जा रहे हो? तो देखो ये क्रिटिसाइज होगा ईगो को, ये सुपर ईगो तो क्रिटिसाइज करके मार देगा इसको, है ना? फिर और अगर नहीं गया ये तो कहेगा क्या तुम पढ़ने पढ़ते हर समय, पढ़ाई पढ़ाई क्या, ये कुछ प्लेजर भी तो रहने तुम लाइफ में। तो ये एक्सटर्नल रियलिटी तो है ही है, ये पगला जाएगा, समझे? तो क्या करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है डिफेंस करने के लिए, मतलब कि चलो नहीं चल रहा है तो कुछ ऐसा कर, तो क्या करें? तो ईगो डिफरेंस मैकेनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है जो समझो, क्लीन कर। एक जो है जैसे कि आपने कोई भी चीज के बारे में वो आया, तो कोई सेक्सुअल थॉट आ गए, कुछ आ गए, तो ये कर देगा, आप सीधे उसको क्या कर देते हो? रिप्रेस कर देते। तो रिप्रेशन जो है एक बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म। कुछ नहीं करना है, आप ईगो उसको दबा देता है। रिप्रेशन सिंपली नॉट अलाउइंग टू सरफेस द डिजायर। मन में पैदा हो गया, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे ही। कहाँ पे हो गया? ये जैसे मान लीजिए ये कॉन्शियस है, प्री कॉन्शियस है, ये अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस माइंड में कुछ डिजायर पैदा हो रहा है, तो इसको आपने क्या किया, कौन ये ईगो जो है वो चूंकि तीनों लेयर पे होता है ना ईगो, तो ये वापस उसको वहीं फेंक देता है, तो रिप्रेशन कर दिया। तो एक तरीके का वो हो गया आपने। दूसरा जो है, जैसे आप एग्जाम है, आप पढ़ नहीं पाए और मूवी देखते रह गए मोबाइल पे, क्रिटिसाइज होगा, तो आप ईगो कहेगा क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन कर देते हैं, चलो बोले क्या करें, थोड़ा सा जुकाम जैसा हो गया तो कैसे पढ़ते? अब जो मन ही नहीं कर रहा था तो मूवी देख लिया, और क्या, एक्सक्यूजेस दे दिया, रैशनलाइज कर दिया। क्या करें, लाइट उतना अच्छा नहीं आ रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, या पावर कट हो गया था, बहुत सारी चीजें कर सकते। रैशनलाइज करना मतलब कोई बहाना दे देना, है ना? डिनाई कर सकता है, कह रहे तुम ऐसे करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तो मैं नहीं फेल होने वाला हूँ, मैं कभी नहीं फेल हुआ, ऐसे कैसे फेल हो जाऊँ? आउटराइटली डिनाई कर देना, मतलब उसके बारे में सोचना ही नहीं। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब अगर ये सोचेगा तो ईगो को टेंशन होगी ना, ईगो को लगेगा अरे एग्जाम आने वाला है, एक्सटर्नली देख रहे हो, तो कहेगा कि भाई क्या कर रहे हो करो तो यार, ये डिनाई कर देते, मुझे नहीं करना, तो डिनाई जो है ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट है ना? अगर मैं, एक लड़का है जो किसी लड़की के बारे में सोच रहे कि वो ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो उसका माइंड हर्ट होगा ना कि मैं किसी के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ, तो कह रहे वो सब मैं नहीं सोच रहा, मुझे उसके दिमाग में लगता है चल रहा है उसके दिमाग में ये बात जरूर चल रहा है उसका अपना, लेकिन वो दूसरे पे प्रोजेक्ट कर सकता है, तो इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। अगर ओन करोगे, अगर इफ यू ओन दैट काइंड ऑफ डर्टी थॉट, देन यू विल फील गिल्टी, योर माइंड विल बी कन्फ्लिक्टेड कि क्या गंदा इंसान है, तो बोले मेरे दिमाग, मुझे लगता है उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। इस तरह से बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे हैं। देखो डिफेंस
मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ है। ये एक्चुअली क्या करता है कि डिस्टॉर्ट करता है रियलिटी को। डिफेंस मैकेनिज्म आप समझे, ईगो डिफेंस करता है अपना, किससे? एंजाइटी से। अगर अगर आप देखो ना कि मैनेज नहीं हो पा रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि जो उसको मैनेज करने का प्रेशर ना रहे। तो डिस्टॉर्टिंग बाई रिड्यूसिंग एंजाइटी बाई डिस्टॉर्टिंग रियलिटी, देखो यहाँ पे देखना, रिड्यूसिंग एंजाइटी बाई डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। अब ये कुछ डिफेंसेस तो अच्छे हैं, लेकिन हमेशा आप डिफेंस करोगे तो वर्क ही नहीं कर पाओगे। तो सभी थोड़ा बहुत सभी करता है, थोड़ी थोड़ी गलती करते तो हम भी लोग थोड़ा रिप्रेस कर देते, ये रैशनलाइज करते, ठीक है। लेकिन अगर कोई ओवर डिफेंस करना शुरू करे तो मैल एडजस्टेड हो जाएगा ना। तो ये देखो, ऑल्दो सम डिफेंस अगेंस्ट एंजाइटी इज नॉर्मल एंड एडेप्टिव। थोड़ा थोड़ा तो रहना चाहिए ना, हमेशा एकदम आप बहुत ज्यादा रियल रहोगे ना तो पगला जाओगे। थोड़ा थोड़ा डिफेंसिव तो कोई भी हो सकता है। People who use this mechanism to such an extent that reality is truly distorted develop various form of maladjustment। प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर उसको, और जरूरत से ज्यादा हमेशा डिफेंस ही यूज करना शुरू करे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब कुछ हो जाएगा। अरे क्या कर रहे हो तुम सब, अपने आप कैसे हो जाएगा। तो बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म का उसने कॉन्सेप्ट दिया है। और आपको जैसे मैं एक एक चीजें बता रहा हूँ। रिप्रेशन तो मैंने बता दिया, in which anxiety provoking behavior thoughts are totally dismissed by unconscious। ये मैंने ऑलरेडी बनाया, बोलने प्रोजेक्शन हमने बताया देखो अभी कि people attribute their own trait to others, denial, not admitting that it is a problem। फिर रिएक्शन फॉर्मेशन, जैसे अंगूर खट्टे, बोली बड़ी बात है, कोई चीज आप जैसे कोई भी लड़की से बहुत प्यार हो रहा है, आपको तो हमेशा फील होता है कि आई वांट आई वांट आई वांट आई वांट आई वांट। लेकिन सपोज कि अगर नहीं मिल रही है या किसी कारण से नहीं हो पाया, तो ब्रेकअप हो गया, फिर पैचअप नहीं हो पाया, तो आप तो मर जाओगे ऐसे इमोशनल पेन में। तो माइंड एक मैकेनिज्म यूज करता है, बट अच्छा हुआ इसके साथ में, इसके खर्चे देखे, इसके नखरे देखे। मैं तो अगर मैं इसके साथ शादी हो तो मैं बर्बादी हो जाऊँ, सारे इतना महंगे महंगे सामान खरीदती है बेकार का, फालतू का। तो आप उसको क्या करते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन, बहुत उसी में आप रिएक्ट, बेकार है, जिसको खूब अच्छा करे तो उसको आप बेकार करना शुरू कर, इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन में। थोड़ा करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, कैसे करेंगे, नहीं तो फिर उसी के पीछे पड़ा रहेगा इंसान। तो सब करते हैं, लेकिन कोई एकदम हमेशा ही रिएक्शन ही केवल फॉर्म करे तो मैल एडजस्टेड हो जाएगा, एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। रैशनलाइजेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, देखो है ना। उसी तरीके से बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, बताने के लिए तो मैं और लिस्ट बता दूं। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें और समझने की कोशिश करें कि क्या है ना। अब चलते हैं हम लोग जो ये ये जो कॉन्सेप्ट है, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये वाला ये मैं यहाँ पे कहा गया, लेट मी अंडरलाइन स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैं इसको समझा, ठीक। इधर चलते हैं, बहुत सिंपल है, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। वैसे ही जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, दर 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 कर लोगे आप किसी चीज को। जानते हो कि एक डिस्प्लेसमेंट भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है। क्या होता है कि किसी का गुस्सा किसी पे उतार दिए, आप में कोई ऑफिस में किसी को बॉस ने डांट दिया, उससे फिर गुस्सा उतर निकाल नहीं सकता, तो आया घर में देखा कि उसका पेट, उसका कुत्ता रास्ते में, सो तुमको भी यहीं पे बैठना होता, उस पर भी लगा दिया, एक लात लगा दिया, लो भाई गुस्सा कहाँ का था कहाँ निकल गया। वैसे आपने देखा लाइफ में किसी का गुस्सा किसी पे निकाल देते लोग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर कहते हैं, वो भी एक डिफेंस ही है। बच गए, आपका ईगो सेटिस्फाई हो गया, भाई चलो गुस्सा निकल गया। ये आप समझ रहे होगे कि ये सब सारे प्रिंसिपल जो है एडजस्टमेंट के लिए है, कि थोड़ा एडजस्ट हो जाए, माइंड फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहे। अब है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। इसका नाम दिया उसने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, डी फॉर डेवलपमेंट, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हुआ कि नेचर ऑफ योर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज कनेक्टेड विथ नेचर ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, कि सेक्सुअल जो डेवलपमेंट है आपका, उसका ग्रेटिफिकेशन है,
वो जिस लेवल का होता रहेगा वो आपका दिखाएगा कि आप साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी कितनी आएगी, आपका कितना डेवलपमेंट होगा। बोले भाई बचपन से, बोला हाँ। उसने ये कहा, बड़ा अजीब टाइप का चीज बोला कि भाई अभी लगता होगा अजीब कि इवन किड्स और इन्फेंट्स आर सेक्सुअल बीइंग। हम लोग क्या मानते हैं असेक्सुअल बीइंग, उनमें सेक्सुअलिटी क्या होगा, बड़ा लोगों में होता है। पर नहीं, वो भी उतना ही सेक्सुअल है जितने बड़े लोग हैं। उनका सेक्सुअलिटी का रूप अलग है, मीन्स दे हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअलिटी बट दे आर सेक्सुअल बीइंग, सेक्सुअली एक्टिव बीइंग। सब लोग पागल हो गया कि क्या बता रहे हैं। मतलब देखिए पूरी जो लाइफ चलाने वाली जो फोर्स है ना, अंदर से जिंदगी में चाहत डिजायर पैदा होती है, उसका रूट जो है वो ही सेक्सुअलिटी है। उसको आप ईड का लो, सेक्स बोलना नहीं चाहते बस। समझ में आ गया ना, यही उसने कहा। बोला कि ये जो आप इसका नाम जो उसने देखो बड़ा है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। बोले 5 लेवल का डेवलपमेंट होगा। एक जो है उसने कहा कि देखिए ये जो है स्टेज है जो ओरल स्टेज है, ओरल स्टेज। यहाँ पे आप एक चीज समझना, साफ से लिख देता हूँ, ओरल स्टेज मतलब माउथ वाला एरिया। बोला कि देखिए एक होता है एरोजेनस जोन, मतलब वो एरिया जहाँ से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है, एरिया। तो जो एरिया जैसे जेनिटल एरिया है उस तरह से और भी एरिया है। तो इसने कहा एरोजोनस जोन जो ओरल स्टेज का है वो ओरल है यानी माउथ है, माउथ है। तो ये जो पहला स्टेज है जन्म से लेकर, वो उसमें बच्चे सेक्सुअल होते हैं लेकिन उनकी सेक्सुअलिटी जो है माउथ के अंदर होती है। तो जैसे दे लाइक सकिंग मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, दे लाइक बाइटिंग ऑल द प्लेजर। और उसने एक एग्जांपल दिया कि जिस तरह से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होता है उस तरीके से बच्चे जब अपने ब्रेस्ट से टच करते हैं और उसको मिल्क सक करते हैं, उनके माँ जो फेशियल रीजन है वो सेटिस्फैक्शन जो है वो एकदम इक्विवेलेंट होता है। तो वो प्लेजर जो है वो माउथ से मिल रहा है उसको, है ना। तो एक ओरल स्टेज हो गया। दूसरा, उसके पहले नाम लिख देता हूँ फिर डिटेल बताता हूँ। फिर एनल स्टेज हो गया, स्टेज स्टेज सब में आ गया। तीसरा हो गया फैलिक स्टेज, फैलिक। ये चौथा हो गया लेटेंसी, और थोड़ा और ऊपर कर देते इसको, हाँ। और ये जो है फिर पांचवा जो हो गया वो जेनिटल, जेनिटल। कौन कौन सा हो गया, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। आपको इधर दिखाते हुए चलते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं क्या बताता जा रहा हूँ। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, देखो फैलिक स्टेज है ना, तो कहाँ ये लिख दिया है पूरा, ये एनल स्टेज है। एनल स्टेज के बाद ये जो बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि क्या है ये। मैंने एक ओरल स्टेज के बाद एक ही में सारा वो डिस्कस कर दिया। एनल स्टेज है ये, देखो 2 to 3 ईयर में ये लगभग ये होता है। यहाँ पे आप ऐसे समझ लो, ओरल स्टेज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। एनल स्टेज में क्या होता है, ये जो है 2 से 3 वर्ष की अवस्था में जब होता है, तो ये जो है कहते हैं कि जो जब टॉयलेट ट्रेनिंग होती है बच्चों की, तो एनस एरिया जो जो शरीर का जो फीसेस वगैरह निकलते हैं बाहर, तो उन उस एरिया में इरोजेनस जोन होता है, एनल एरिया में। इसलिए उसको उसने कहा कि ये एनल स्टेज है। तो कई लोग माँ के बहुत डरे, बड़े बहुत हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं, नो 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 क्लीन रहना है, ऐसे करना है, तो वो बच्चा जो है रिटेन करेगा, वो नेचुरल कॉल को भी दबा देगा। तो रिटेंटिव पर्सनालिटी बाद में बनता है। वो कहता है कि देखिए किस तरह से इस तरह के यहाँ आज के आपके चाइल्डहुड डेवलपमेंट का असर आपके पर्सनालिटी ट्रेट पे पड़ रहा है। और कई लोग एक्सपल्सिव होते हैं, उन्हें बहुत निकालता रहता है शरीर से,
तो वो जो एनस एरिया का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है सेक्सुअलिटी का उस दौरान, सेक्सुअल डेवलपमेंट ही तो है, कहा नेचर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट डिटरमिन योर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या ट्रेट। तो उस दौरान जो एनल एरिया का ग्रेटिफिकेशन हुआ और कोई रिपल्सिव हो रहा है, कोई रिटेंटिव बन रहा है, कई माइजर होते हैं ना कंजूस टाइप, वो तो उसी टाइप के कारण हुआ है। वो रिटेंटिव हो गया वो पर्सनालिटी, उसको कई कारण से उस एरिया उस समय मदद मजा मिलता है उसको वैसे अब करने से। तो पर्सनालिटी ट्रेट का डेवलपमेंट हो गया, तो एनल स्टेज हो गया है ना। ये 2-3 साल में ये हो गया। फिर चलते हैं ये जो कहाँ गया, हाँ, ये जो तीसरा जो है यहाँ पे फैलिक स्टेज। देखो फैलिक स्टेज में, इन फैलिक स्टेज इधर लिख लेते हैं ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देंगे। यहाँ पे फैलिक स्टेज, यहाँ पे जो ये जो आप समझ लो कि 4 to 6 ईयर में जब एक बड़ा ये इम्पोर्टेंस है इसका कि ये बच्चा जो है ना अपने जेनिटल पे ध्यान देता है, अपने सेक्स ऑर्गन पे ध्यान देता है, लेकिन उस तरह का नहीं जैसे मेल के जैसा जेनिटल वाला स्टेज जैसा नहीं। तो वो क्या होता है, यहाँ पे एक फिनोमेना एक होता है, उसने कहा कि देखिए ये छोटा किड जो है वो उसको अच्छा लगता है, ये मदर है और ये फादर है। तो ये जो है फादर है, ये मदर है। तो सपोज ये बॉय है, तो बॉय को जो है ना शुरुआत में मदर से बहुत बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन बीच में आ जाता है फादर। तो इसने एक ग्रीक कहानी का हेल्प लेके बताया कि उसको अंदर एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ना यहाँ पे, देखा नहीं, ये देखो ओडिपस कॉम्प्लेक्स विच इन्वॉल्व लव फॉर द मदर, हॉस्टिलिटी टुवर्ड फादर, है ना, एंड द कॉन्सिक्वेंस फॉर फियर ऑफ पनिशमेंट और कास्ट्रेशन बाय द फादर। ओडिपस वाज ए ग्रीक किंग हु अननोइंगली किल्ड हिज फादर एंड देन मैरिड हिज मदर। अब समझ में आ रहा होगा। तो ये चाहता है कि ये मेरे फादर मर जाए और मैं मदर के साथ रहूं, जैसे प्यार से अपनी शादी, मतलब ऐसे से होता है प्लेजर रिलेशन रहे। ओडिपस कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होता है, फिर लड़कियों में ये सेम सेक्स पे है। आप ये जो हॉस्टिलिटी होती है ये गर्ल्स में भी होता है, लेकिन उसको उसने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है कि लड़कियों का फादर के प्रति लगाव होता है, तो मदर से हॉस्टिलिटी होती है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में मदर अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव होता है, तो मदर फादर एक प्राइमरी फिगर होते हैं, हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, उस तरह से। तो आप ऐसे मत समझना, जजमेंट अभी के लेवल पे मत समझना, एक छोटा बच्चा सोच रहा है ऐसा, इनोसेंस है ये, समझे ना। वो सिर्फ वो इंस्टिंक्ट गाइडेड चीजें हैं, तो उसको जज मत करने लगना, तो दिमाग हो जाए खराब। अरे वो इंस्टिंक्ट फीलिंग आ रहा है उसको दिमाग में, ऐसा 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 हो जाए, है ना। तो बच्चे हैं, तो अब लेकिन उसको समझने का जो वो है वो समझो कि क्या होता है। फिर वो होता क्या है कि ये जो चीजें हुई उसके बाद इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसको रिजोल्यूशन कैसे होता है। एक मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मतलब कि अब वो क्या करेगा कि जैसे ये किड है और ये मदर है, ये फादर है, ये बॉय है समझ लो। तो अब क्या करेगा, ये लड़ाई तो हो, ये तो चाहता है फादर मर जाए, लेकिन तो नहीं है, रियलिटी में नहीं है, तो डर के कारण कि फादर मुझे दंड देगा, तो ये इन्हीं के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। वो फादर जैसा बनना शुरू हो जाता है, तो मैं फादर के जैसा हो जाऊँ, क्योंकि फादर का रिलेशन ना हो इससे जैसा है, तो ये इनके साथ आइडेंटिटी कि मैं फादर ही हूँ। और फादर का चूंकि हारमोनियस रिलेशन है मदर के साथ, तो इसको भी अटैचमेंट फील होता है, इनडायरेक्ट रूट लेता है। मतलब कहते कि फादर के जैसा हो जाऊं तो मैं मदर को मुझे भी पसंद करेगी, समथिंग लाइक। एंड गर्ल्स के साथ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कि मैं भी मदर के जैसा हो जाऊं, तो सेम सेक्स। तो जितने भी जो आउट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वो जो सेम जो सेक्स के पेरेंट होते हैं, जैसे लड़कों के लिए फादर और लड़कियों के लिए मदर,
वो उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ट्रेड्स को अपनाना चाहते हैं और उनके जैसा बन जाना चाहते, उनके जैसा अच्छा बनना चाहते। तो उस दौरान आइडेंटिफिकेशन जब हुआ तो इसके बाद मोरल डेवलपमेंट, वैल्यू डेवलपमेंट सब होता है, क्योंकि ये सब चीजें मदर फादर सोसाइटी सिखाती है उनको, तो वो जो है जल्दी जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेना चाहते हैं। और फिर इनका जो है पूरा मोरल मेकअप, जिनके घरों में मदर फादर का डेथ हो गया या फैमिली रिलेशन अच्छा नहीं है देखे हुए, वहाँ पे मोरल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता, वैल्यू डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता, बच्चों में डेविएशन ज्यादा होता है ना। तो जिन लोगों में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल टाइप हो गया, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ अच्छा, उसका वजह यही है कि फैमिली डायनेमिक्स खराब हुआ है, उसमें वो आइडेंटिफिकेशन फेल किया है। फादर नहीं, जैसे गौरव जयंती या खासी है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, तो वो मामा के साथ भी हो सकता है, किसी एक पर्सन के साथ जो अथॉरिटी फिगर है उसके साथ हो, उन्हें एक अथॉरिटी का एक्सेप्टेंस हो, तो वो आइडेंटिफिकेशन के थ्रू मोरल वैल्यूज, मोरल एंड आइडियल कल्चरल वैल्यूज का इंटरनलाइजेशन हो जाता है, और आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो एक फोर्स के रूप में जो कौन सा डेवलपमेंट हो गया समझो, इसके आउट ऑफ दिस थिंग आपका सुपर ईगो डेवलप करता है। याद करो, यही तो सुपर ईगो है, शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैंने कहा था ना कि ऐसे पहले ईड, फिर ईगो और फिर सुपर ईगो, तो ये 4 से 6 वर्ष की अवस्था में ये जो है ना सुपर ईगो डेवलप करना शुरू कर जाता है। और जब सुपर ईगो डेवलप कर गया तो आपका जो अब माइंड के अंदर 3 तरह के फोर्सेज हो गए, ईगो, ईड और सुपर ईगो। इंटरनल, अब बाहरी फोर्स तो रियलिटी वाला फोर्स तो है ही है, तो इंटरनल 3 तरह के फोर्सेज है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, माइंड के अंदर। और आइडेंटिफिकेशन के कारण ही ये सुपर ईगो का निर्माण। अब समझ में आ गया। इलेक्ट्रा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स रिजोल्यूशन अगर हो गया, कॉम्प्लेक्स टू मैंने रिजॉल्व सही से हो गया, तो उस व्यक्ति का मोरल डेवलपमेंट, वैल्यू डेवलपमेंट अच्छा होगा। नहीं तो वो व्यक्ति के अंदर ये चीजें खराब होंगी और उसके अंदर बहुत सारे आप डेविएशन देखोगे कि वो रिस्क अपने किसी के मतलब मोरल प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करेगा और बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम करेगा, जिसको आप कहोगे कि अरे ये तो मोरली अपराइट है ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं उसके साथ। अब आप मोटे मोटे चलो एक चीज यहाँ पर हम पढ़ने के लिए आगे चलते हैं। जेनिटल स्टेज जो है, जैसे कि ये मैं क्लीन करता हूँ। मैंने अभी बताया था ना कि ये देखो, ये कौन सा था, एक ओरल स्टेज, एनल स्टेज, जेनिटल स्टेज। तो जेनिटल स्टेज में ही फैलिक, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना, जेनिटल नहीं, इसको कहा था मैंने फैलिक स्टेज, है ना, फैलिक इसी पे हो गया। ये 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, दो जन्म से लेकर 2 वर्ष के इसमें ये जो 3-4 तक, और ये 4 से 6 तक, इस तरह से ये मान लो। उसके बाद एक लेटेंसी पीरियड आता है। लेटेंसी पीरियड का मतलब होता है लेटेंसी, लेटेंसी यानी सेक्सुअलिटी अब लेटेंट है, लेटेंट मतलब छुपा हुआ। अभी यहाँ पे बच्चे जो है मोरल डेवलपमेंट होगा, सोशल स्टडी समझेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। देखो स्कूल में क्या होता है, वो सोसाइटी के बारे में समझेंगे, दूसरे के बारे में, सोशल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है यहाँ पे। तो लेटेंसी पीरियड हो गया ये। और फिर ये लगभग 10-12 साल तक होता है। 12 साल के बाद फिर एक स्टेज स्टार्ट होता है जो जेनिटल, जेनिटल स्टेज। जेनिटल मतलब एडल्ट सेक्सुअलिटी। अब वो यहाँ पे देखोगे, यहाँ से पहले का जो सेक्सुअलिटी है अपने बॉडी के अंदर ही उसका सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो दूसरे पर्सन के तरफ, मतलब लड़का लड़की जो होता है ना, बॉयज एंड गर्ल्स, ये दूसरे के मतलब एडल्ट सेक्सुअलिटी इसको आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि ओरल स्टेज का सेक्सुअलिटी अच्छा से हुआ तो एनल स्टेज तक पहुंचा और फिर ये डेवलपमेंट हुआ, ऐसे आपका चलता जा रहा है। लेकिन जेनिटल स्टेज में नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर ये सब अच्छा हुआ तो आप यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पर एक चीज हो सकता है कि अगर कहीं भी गड़बड़ हुआ तो एक कॉन्सेप्ट दिया उसने फिक्सेशन का। हमने बताया था ना कि इरोजेनस जोन जो होता है, जोन, अगर इरोजेनस जोन को ओवर स्टिमुलेट कर दें या अंडर स्टिमुलेट कर दें, जैसे कि मान लीजिए कि ओरल स्टेज में ही कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ओरल स्टिमुलेशन हुआ है उसका, तो क्या होगा कि वो फिक्सेट कर जाएगा, वहां पे फिक्सेशन होगा। तो जब कभी भी लाइफ में बड़ा बायोलॉजिकल मैच्योरिटी तो होगी, लेकिन जब भी लाइफ में कुछ बड़ा कुछ करना से स्ट्रेस आएगा ना, तो वो वापस रिग्रेसिव लेवल पे करेगा, दिखाएगा सिम्टम इस स्टेज का, फिक्सेशन का। जैसे ऐसे करेगा, नेल वाइटिंग कर रहा है,
टेंशन में। टेंशन में नेल बाइटिंग की तरह कि ओरल स्टेज का फिक्सेशन है, वो ओरल स्टेज को स्टिमुलेट करने थोड़ा राहत मिल जाता है। एक्सेसिव स्मोकिंग कर सकता है, टॉकेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर, इस एरिया को एक्टिवेट ज्यादा करेगा। एक एग्जाम्पल फिक्सेशन क्या है, आइदर ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन और अंडर स्टिमुलेशन, कभी कम भी हो तब भी हो सकता है ये। तो फिक्सेशन के कारण आपका डेवलपमेंट जो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट प्रभावित होता है, और आप जो है आगे के डेवलपमेंट वाले जो मैच्योरिटी होती है वो पूरी तरीके से अचीव नहीं कर सकते। और जब कभी भी आपको कोई कोई प्रॉब्लम होगा तो ये फिक्सेशन वाला जो सिम्टम है वो आपके अंदर होगा। कोई जैसे कि अलग अलग स्टेज पे कर सकते हैं, फिक्स हो जा सकता है फिक्सेशन, और उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। समझ गया ना, बहुत ज्यादा हो गया, मैंने बोला कि बहुत ज्यादा रिटेंटिव हो, एनएल स्टेज में फिक्सेशन हो गया, बहुत ज्यादा रिटेंटिव हो जाएगा, वो पैसे एकदम सब कुछ रहते के साथ भी खर्च नहीं करेगा, उसका ऐसा रिटेंशन का माइंड सेट हो जाएगा। तो आप करोगे कि हर चीज में इसमें करता क्यों नहीं ये, मतलब अपने आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि वो इमोशनल ही है, उसको आप कभी नहीं कर पाओगे, समझ पाओगे रैशनल तरीके से। तो ये जो आप हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे कि जेनिटल स्टेज में फिर क्या अपोजिट सेक्स के प्रति सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर वे में आप रिलेशन बनाते हो, ये तो सबसे लास्ट वाला स्टेज है। लेटेंसी को हमने ऑलरेडी बता ही दिया कि वो लेटेंट है, यानी सेक्सुअलिटी भी छुप गया है, और बाकी जो मैंने सोशल चीजों पर ज्यादा दिया, उस समय सेक्सुअलिटी ज्यादा मायने नहीं रखती। तो सारे स्टेजेस को आपने समझा, और कल्मिनेशन हुआ एडल्ट सेक्सुअलिटी में। क्या सभी का नॉर्मल डेवलपमेंट तभी एडल्ट बने, बायोलॉजिकली तो मैं एडल्ट सभी होंगे, लेकिन उनके अंदर साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी उस तरह का नहीं रहेगा। कई लोग अंदर से बड़े क्यों नहीं, इसके अंदर पता नहीं क्या बिहेवियर करता रहता है। जो इंटीमेट रहते हैं, आपस में क्लोज रहते हैं, वो देखते हैं ना कि कैसे इसका सेक्सुअलिटी है, किस तरह से पर्सनालिटी है। तो आपका जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो आपके सेक्सुअलिटी के ग्रेटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, ये कहा। और ये इसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज, कितने स्टेजेस हैं, 5, समझ गए। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैंने आपको फिक्सेशन भी बता दिया यहाँ पे, और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रिग्रेशन। रिग्रेशन यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। रिग्रेशन क्या होता है, देखो, रिग्रेशन इज द also likely outcome in such situations. It takes a person back to the earlier stage. Regression occurs when a person's resolution of problem at any stage of the development is less than the adequate. आपको मैं खुद से समझाता हूँ तब आप ज्यादा समझोगे ना। इधर देखो, आप जो है एक आदमी जो है पूरा डेवलप करता जा रहा है, लाइफ में चल रहा है, उसके ऊपर कुछ ऐसा चार्ज लग जाए ना, कि जैसे आप दलाई लामा टाइप हो और आप पे चार्ज लग जाए, धर्मगुरु आप पे लग जाए कि इसने सेक्सुअली मोलेस्ट कर दिया किसी को, ऐसे कर दिया, या आपके ईगो को एकदम डिस्ट्रॉय करने वाला आरोप लग जाए, है ना, आप ईमानदार रहे हो और उस पर आपको चार्ज लग जाए। हो सकता है कि रियल हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन अगर आपका ईगो जो है इतना ज्यादा हर्ट हो जाए, ब्रेक डाउन कर जाएगा, समझे, ईगो पे किसी तरह से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका एकदम चीजें जो है डिस्ट्रॉय कर दे, आप बहुत प्यार करते हो किसी से, सब कुछ कर दे, अचानक से आपको रिजेक्ट कर दे वो, तो हो सकता है आपका ईगो ब्रेक डाउन कर जाए और कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म जो एस्केप मैकेनिज्म है, देखो एक हल्का वाला होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन इसको कहते हैं रिग्रेशन। मतलब आप ऐसे समझो, बायोलॉजिकली तो आप प्रोग्रेस कर रहे होगे, आप चलते चल रहे, लेकिन साइकोलॉजिकली, आपको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये देखो, आप बायोलॉजिक, ये जो आपका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट चल रहा है, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये बायोलॉजिकली तो आप डेवलप करते जाओगे, लेकिन ये जो है ना, आप बैक हो जाओगे यहाँ से, ये हो गया रिग्रेशन, रिग्रेस कर जाओगे। मतलब जैसे कि किसी का ईगो ब्रेक डाउन कर जाए, तो हो सकता है वो एनल स्टेज पे रिग्रेस कर जाए, जहां पे वो फिक्सेस किया है, या ओरल स्टेज पे कर जाए फिक्सेशन। मतलब ओरल स्टेज पे कर जाएगा तो देखो क्या होगा, वो बड़ा इंसान है, मुंह चूस रहा है ऐसे करके, कुछ नहीं कर रहा, सलेवा इज कमिंग आउट, कपड़े भी नहीं पहना, देख रहे हो क्या, छोटे बच्चे अपने कपड़े पहनते हैं क्या, नहीं ना, आपका बॉडी से कोई वो नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता,
तो बड़े बच्चे देखते हो, कई लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जो एकदम उनका जो रिग्रेशन हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे जो बहुत ही ईगो ब्रेकडाउन हुआ है किसी का, आप उसको पागलपन कहते हो ना बोलचाल की भाषा में, वो एक्चुअली रिग्रेशन है, साइकोलॉजिकल रिग्रेशन हो गया उसका। वो उस अनकॉन्शियसली वो उस लेवल पे चला गया है, और उसको होश कहाँ है, तो नहीं है होश। तो ये बहुत ही, इसको डिफेंस मैकेनिज्म की जगह एस्केप मैकेनिज्म भी कहते हैं, कि बहुत रियलिटी इतना, आपका रियलिटी इतना दर्दनाक हो जाए कि आप वहाँ रह ही नहीं सकते, तो आप एक साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में चले जाते हो, और वो वर्ल्ड जहाँ पे बच्चे थे तो आपको इस तरह का प्रभाव होता है, लोग क्या सोचेंगे, तो रिग्रेस कर, साइकोलॉजिकल रिग्रेशन हो गया। यानी उस अवस्था में आप लौट गए साइकोलॉजिकली, जहाँ पे दुनियादारी के क्रिटिसिज्म का आपको परवाह नहीं था। तो एक तरीके से आपका माइंड अडेप्ट किया है ना, उस तरीके से कि स्केप करके, कि चलो इस तरह से एडजस्ट कर ले, साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट किया माइंड। तो ये रिग्रेशन, तो रिग्रेशन एक बहुत ही मैकेनिज्म है जो खतरनाक है, और क्या कह सकते हैं, जिसको अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ ना हो। तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो ओवरऑल क्या निकल के आया। आगे के यहाँ तक मैंने रिग्रेशन तक बता दिया। फिर बाद में जो लोग आए उसको नियो फ्रॉइडियन कहते हैं, इसको हम अगले क्लास में करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको सिगमंड फ्राइड के थ्योरी को आपको मैंने बताया है कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बताया, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। एक बताया मैंने कि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी का ओरिजिन क्या था, और फिर मैंने बताया कि आपको कि ये ओरिजिन बताया। फिर मैंने आपको बताया कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, इसमें मैंने ऑफ पर्सनालिटी बताया, इसमें जिसमें मैंने बताया 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, है ना। और इसके अंदर मैंने बताया 3 फोर्सेज होते हैं, 3 फोर्सेज, ईड जो होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है ना, ये सब बताया मैंने आपको। फिर डायनेमिक्स, हाउ दे वर्क, है ना। फिर मैंने बताया आपको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बताया। फिर मैंने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट बताया। देखिए इतनी चीजें मैं एनसीईआरटी में आप पढ़ के देखो, इसको आपने समझ लिया ना। अब एक बार एनसीईआरटी को तेजी से पढ़ना, हर चीज केक बॉक्स जैसा लगेगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछो, आप जो भी, जैसे आपको अगर यूट्यूब में मिलता है वीडियो तो आप कमेंट से पूछ सकते हो, हमारे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, है ना। ये सब सारी चीजें आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, आई कैन एश्योर यू 100%, आपको खुद भी लग रहा होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। बस एक बार उसको फॉर्मली पढ़ लेने से, और जितनी बार पढ़ोगे ये कॉन्सेप्ट और जाएगा नीचे की तरफ और कंसोलिडेट होगा। इट इज नॉट एसेंशियल दैट यू शुड मेमोराइज, अंडरस्टैंडिंग तो आपने समझ तो लिया ही है। एक बार अच्छे से पढ़ लो और देखो आपका कैसे आंसर होता है। 100 मार्क्स अगर स्कोर करना है तो यही स्ट्रेटजी लेना है आपको, किसी भी लेवल पे, मतलब जिस भी लेवल पे आप मैक्सिमम में स्कोर करना चाहते हैं, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। मिलेंगे अगले क्लास में और बात करेंगे नए कॉन्सेप्ट में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि आप सारे एनसीईआरटी के सीरीज को देखें तो हमारा कोर्स है, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारे वेबसाइट ये है ब्यूटीफुल माइंड, या .in लिख देंगे, बस यही है, छोटा सा है, beautifulmind.in। इस पे जाकर आप यूपीएससी का कोर्सेज खोज सकते हैं, या अपने लेवल के जो भी नाम है, जैसे CUET का कोर्सेज है तो उसको कोर्स। इसमें 3 स्ट्रक्चर है जो मैं जल्दी से बता देता हूँ, क्लोज करने से पहले मैं भूल जाऊंगा। एक तो जैसे मैंने आपको क्लासेस दे दिया, ये रिकॉर्डेड भी हो सकता है ज्यादातर, लेकिन एक डाउट क्लियरिंग है, डाउट क्लियरिंग। आप जो भी पूछना है ना, आसमान के नीचे जो भी पूछना है वो पूछो, ये लाइव होता है ये। फिर इसके बाद टेस्ट हम देंगे आपको, और इसको आप उसमें भी टेस्ट से रिलेटेड भी आप डाउट पूछ सकते हो। टेस्ट में आप स्कोर देख सकते हो, आजकल तो बिल्कुल ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसा होता है, तो आंसर दिए हुए मिला लो, तो वो तो आप खुद से भी कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि आप मुझे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके दो, मुझे तो मैं देता हूँ। कुल मिलाकर आप जो भी
कोर्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं CUET की बात कर रहा हूँ, तो CUET के आप ये करो, पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो आई होप यू एंजॉयड द लेसन। मिलेंगे अगले लेसन में और बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट के। समझ के ही करने से ठीक रहेगा, अदरवाइज ठीक नहीं रहेगा, वो फिर आपको मार्क्स नहीं आएंगे। पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पे हावी हो जाओ, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना है, मेमोराइज नहीं करना है केवल। रिग्रेशन क्या होता है आप समझ गए ना, ऐसे होता है, तो आप गलत कर ही नहीं सकते। और पूरी सीरीज को देखोगे ना तो पूरी अंडरस्टैंडिंग में, पेपर 2 के लिए पूरा कर लीजिए, क्लास 12 के लिए कर लिए, किसी को जरूरत है क्लास 11th वाला भी कर सकता है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।